हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और देखिए, आप लोगों का जो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए आज हम इस पूरे चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं उन सारे एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, यानी कि डेप्रिसिएशन जो है वह किस चीज़ का प्रोसेस है। ऑप्शन ए है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, ऑप्शन बी है कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स है, या फिर एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू इट यूजफुल लाइफ है, या फिर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स है। तो देखिए, जो डेप्रिसिएशन होता है यह संपत्तियों की लागत को उनके उपयोगी जीवन में बांटने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमोर्टाइजेशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो हम लोग का अमोर्टाइजेशन होता है यह किस चीज़ से रिलेटेड होता है। ऑप्शन ए है कि यह रिक्तीकरण से संबंधित होता है, या फिर यह इंटेंजेबल से संबंधित होता है, या फिर टेंजेबल एसेट से संबंधित होता है, या फिर जो हम लोगों का कृत्रिम संपत्ति यानी कि जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है इससे संबंधित होते हैं। तो देखिए, जो हम लोगों का एमोर्टाइजेशन होता है वह संबंधित होता है किस चीज़ से, इंटेंजिबल एसेट्स से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि कर की बोझ को कम करना, ऑप्शन बी है कि अस्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन हेतु कोष की व्यवस्था करना, या फिर ऑप्शन सी है कि तुलन पत्र यानी जो हम लोग का बैलेंस शीट होता है, ठीक है, उसको सही वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, या फिर ऑप्शन डी है कि वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो देखिए, डेप्रिसिएशन का व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है अस्थायी संपत्तियों की पुनर्स्थापन हेतु जो होता है वह फंड का, ठीक है, फंड का जो है वह व्यवस्था करना होता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हम लोगों का अप्रचलन, ठीक है, यानी कि ऑब्सोलेंस का आशय मूल्य में कमी से है। ऑप्शन ए है कि फॉल इन द मार्केट वैल्यू, या फिर ऑप्शन बी है कि फिजिकल वियर एंड टियर, या फिर एंड ऑफ टाइम, या फिर इनोवेशन एंड द इन्वेंशन। तो देखिए, जो हम लोगों का ऑब्सोलेंस होता है, ठीक है, ऑब्सोलेंस होता है तो वह होता है क्या चीज़ से, किस चीज़ के मूल्य में कमी से, तो वह नव परिवर्तन या फिर यानी कि किसी तरह का अगर इनोवेशन होता है या इन्वेंशन होता है तो इस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रिक्त होता है। ऑप्शन ए है कि यानी कि रिक्त कहने का मतलब कि यहाँ डेप्लीटेड होता है। ऑप्शन ए है कि लैंड होता है, या फिर ऑप्शन बी है कि गुडविल होता है, या फिर मशीनरी होता है, या फिर जो कोल माइन होता है वह डिप्लीटेड होता है। तो देखिए, जो हम लोगों का डिप्लीशन लगता है वह किस पे लगता है, तो कोल माइन पे लगता है। ठीक है, उसी तरह से डेप्रिसिएशन जो होता है वो हम लोग का टेंजेबल एसेट्स पे लगता है। वहीं पे जो हम लोगों का अमोर्टाइजेशन होता है वह लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाता है आप लोगों का, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक मशीन को प्रत्येक वर्ष 2000 से हरासित किया गया तो ह्रास की गणना हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मशीन है और उसको प्रत्येक वर्ष जो है वह 2000 रुपया का डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 2000 ही लगता है। तो किस विधि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है कि मूल ह्रास विधि, या फिर ऑप्शन बी है कि सरल रेखा विधि, या फिर ऑप्शन सी है कि कॉस्ट मेथड, या फिर ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम लोगों का मशीन है उस पर 2000 रुपया प्रति वर्ष की दर से जो ह्रास लग रहा है तो यह किस विधि है, तो यह स्ट्रेट लाइन मैथ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसेट्स 12,500 रुपया में खरीदी गई और क्रमागत ह्रास विधि 20% की दर से जो है वह हराशित की गई है। तो तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 20% की रेट से जो है उसको ह्रास लगाया गया है, यानी डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो तीसरे वर्ष का ह्रास का राशि निकालना है, और हम लोग को इसमें यूज करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 12,500 का जो है वो डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 12,000
500 रुपया का हम लोगों का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 20% है, ठीक है। 20% से 20% निकालेंगे 12,500 का, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, ठीक है। 2500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 वर्षों का निकालना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 12,500 में से क्या करेंगे, 2500 रुपया को माइनस करेंगे, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब चलिए 1 वर्ष का ही हो गया। फिर 10,000 का हम लोग क्या करेंगे कि इसका 20% निकालेंगे, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में से माइनस कर देंगे 2,000 को, तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 8,000 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 8,000 का 20% निकालेंगे, ठीक है। 8,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब 8,000 में से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 1,600 रुपया आ गया। अब देखिए 1 मिनट, अब देखिए 8,000, अब क्या करेंगे, इस 8,000 रुपया में से इस 1,600 रुपया को माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का आ जाएगा 6,400 रुपया, ठीक है। तो यही जो 6,400 रुपया हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, जो हम लोगों का एसेट्स का जो मूल्य है वो हो जाएगा 6,400 रुपया डिप्रिसिएशन लगने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मशीन पर ह्रास उस दिन प्रारंभ होता है, इसे क्रय किया जाता है, इसे प्रयोग में लाया जाता है, इसे स्थापित किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मशीन पर जो ह्रास है वह कब प्रारंभ किया जाता है, तो जब इसको जो है वह प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि जिस दिन से हम एसेट्स का यूज करने लगते हैं उस दिन से ही इस पर डेप्रिसिएशन लगने लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस विधि के अंतर्गत दर स्थिर रहती है जबकि ह्रास की राशि प्रतिवर्ष घटती जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस विधि के अंतर्गत जो है वह दर जो है, यानी कि जो रेट है वह फिक्स्ड रहता है और ह्रास की राशि जो है वह प्रतिवर्ष घटती जाती है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है प्रतिवर्ष घटता जाएगा। तो यह कौन सा मेथड होता है, तो यह होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का रेट सेम रहता है, बट इसका जो वैल्यू है वो प्रतिवर्ष जो है वो घटता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि ह्रास की दर समान हो, ठीक है, तो ह्रास की राशि सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत क्रमागत पद्धति की तुलना में डैश हो। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि ह्रास की दर क्या हो, समान हो, तो क्रमागत पद्धति की तुलना में, सरल रेखा पद्धति के अंतर्गत क्रमागत ह्रास पद्धति की तुलना में डैश होगा। तो प्रत्येक वर्ष समान होगा, या प्रथम वर्ष समान होगा किंतु बाद वाले वर्षों में अधिक होगा, या फिर प्रथम वर्ष समान होगा किंतु बाद वाले वर्षों में कम होगा, या फिर जो हम लोगों का प्रथम वर्ष में कम होगा किंतु बाद वाले वर्षों में समान होगा। तो देखिए जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जब ये डेप्रिसिएशन का रेट समान रहेगा, तो जब हम इसका सरल रेखा पद्धति से और जब हम क्रमागत ह्रास पद्धति यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और जो हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का तुलना करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोगों का जो प्रथम वर्ष जो है वह डेप्रिसिएशन तो समान रहेगा, ठीक है, प्रथम वर्ष जो है वह समान रहेगा किंतु बाद वाले वर्षों में जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूर्त संपत्तियों के मूल्य में कमी को कहा जाता है, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मूर्त संपत्ति यानी जो हमारा टैंजेबल एसेट होता है, जब उसके मूल्य में कमी होता है तो इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है कि डेप्रिसिएशन कहा जाता है, या फिर डेप्रिसिएशन, या फिर एमोर्टाइजेशन, या फिर फ्लैक्चुएशन। तो देखिए जब हम टैंजेबल एसेट्स के वैल्यू में कमी करते हैं तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाए कि दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों के मूल्य में कमी को कहा जाता है, यानी कि जो हम लोगों का डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड, यानी कि दीर्घकाल में जब हम इंटेंजिबल एसेट्स के मूल्य में कमी होता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि इसे फ्लैक्चुएशन कहते हैं, ऑप्शन बी है एमोर्टाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन सी है डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है कि इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, यानी इंटेंजिबल एसेट्स के जब मूल्य में कमी होता है तो इसको क्या कहा जाता है, अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी जो नाशवान या फिर जो क्षय संपत्ति होते हैं, ठीक है, यानी कि वेस्टिंग एसेट्स होता है, तो उसके मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं, या फिर एमोर्टाइजेशन कहते हैं, या फिर डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो देखिए कोई भी जो हमारी वेस्टिंग एसेट्स होता है, ठीक है, तो जब उसके मूल्य में कमी होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे कोयले के खाद्यान्न, तो इसके क्षय संपत्ति है तो इसको उसमें क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ह्रास का कारण है, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका कारण क्या है? वियर एंड टियर है, डेप्रिसिएशन है, या फिर ऑब्सोलेंस है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है उसका कारण ऑब्सोलेंस भी है, वियर एंड टियर है, डेप्रिसिएशन है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मूल ह्रास की गणना कौन सी तारीख से की जाती है? यानी कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन को लगाते हैं तो वह किस तारीख से की जाती है? ऑप्शन ए है कि संपत्ति के खरीद से, ऑप्शन बी है कि संपत्ति की रसीद से, ऑप्शन सी है कि संपत्ति के इस्तेमाल से, या फिर ऑप्शन डी है कि संपत्ति की स्थापना से। तो देखिए जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन होता है तो इसके मूल ह्रास की गणना हम कब से करते हैं? तो संपत्ति के इस्तेमाल से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रमागत ह्रास पद्धति में 15% पर मूल ह्रास लगाने पर जो है वह 3 साल के बाद एक संपत्ति का अपलिखित मूल्य जो है वह 49,130 है। तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो इसका वास्तविक मूल्य अभी एक तरह का हम क्वेश्चन बताए हैं, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए हम यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि देखिए 15% जो है यानी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का ही यह क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 49,130 का आप लोग कीजिएगा, फिर 15%, ठीक है, इसको निकाल के उसमें से माइनस करके और फिर जिस तरह से उस क्वेश्चन को बताए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा यह क्वेश्चन आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ह्रास है यानी कि डेप्रिसिएशन है, क्या यह पर्सनल अकाउंट है, या फिर रियल अकाउंट है, या फिर एसेट्स अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? तो देखिए जो हम लोग का डेप्रिसिएशन होता है यह एक प्रकार का रियल अकाउंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखांकन प्रमाण 10 संबंधित है, किससे संबंधित है? जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वह किससे संबंधित है? यह रेवेन्यू रिकग्निशन से संबंधित है, या फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट है, या फिर लीज है, या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है? तो जो हम लोगों का लेखांकन प्रमाण यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वह संबंधित किससे है? वह डेप्रिसिएशन से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, यह करंट एसेट पे लगाया जाता है, या फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है, या इंटेंजिबल एसेट पे लगाया जाता है, या फिक्टिशियस एसेट पे लगाया जाता है? तो जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन होता है यह किस पे लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है किस पे? फिक्स एसेट्स पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है हम लोगों का लगाया जाता है फिक्स एसेट पे। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि फिक्स एसेट्स पे हम लोगों का डेप्रिसिएशन जो है वो लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चेंज ऑन, यानी कि डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए है मशीनरी से, गुड्स से, गुडविल से, या फिर फर्नीचर से। तो जो हम लोगों का डेप्रिसिएशन है वो किस पे नहीं लगाया जाता है? तो मशीनरी पे लगता है, माल पे भी लगता है, ठीक है, गुडविल पे, फर्नीचर पे भी लगता है, लेकिन गुडविल पे जो है वो नहीं लगता है। गुडविल पे क्या लगता है? तो एमोर्टाइजेशन लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है, यानी कि जो लैंड होता है उसका जो यूजफुल लाइफ होता है वो कब होता है? यानी स्थिर होता है, सीमित होता है, परिवर्तनशील होता है, या फिर असीमित होता है? तो देखिए जो हम लोगों का लैंड होता है इसका यूजफुल लाइफ जो होता है वह अनलिमिटेड होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एसेट्स का मूल लागत यानी कि जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है वो 2,50,000 है, 15,000 जो है उसका स्क्रैप वैल्यू है, और जो अपलिखित मूल्य है यानी कि रिटर्न जो इसका रेट है वो कितना है? 10% की दर से है। तो दूसरे वर्ष जो है इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? ठीक है, तो इसको करने के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2,50,000 में से
देख लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम बना के बता देते हैं। देखिए 2,50,000 में से जो इसका स्कार्प वैल्यू 15,000 है, ठीक है, 15,000 है, इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। 2,50,000 में से 15,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2,35,000, ठीक है, 2,35,000 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2,35,000 हो गया, आप कितना कर रहा है 10% की दर से। अब देखिए 2,35,000 का निकालिए 10%, तो कितना हो जाएगा, 10% निकालने पे 23,500 हो जाएगा, ठीक है, 23,500 हो जाएगा। अब फिर 23,500, ठीक है, अब 23,500 हो गया, ठीक है। अब 2,35,000 में से 2,35,000 में से अब क्या कीजिए कि 23,000 जो 500 है इसको माइनस कीजिए, तो कितना आ जाएगा 2 लाख अब आ जाएगा आप लोगों का यह